हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडू स्पीड लर्निंग। हम आपका हर सब्जेक्ट हर टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे दैट रियली आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सो डोंट वरी व्हेन वी आर हियर। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें वीडियोस की। एंड डोंट फॉरगेट इट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, अकाउंटिंग में हम कंटिन्यू करेंगे विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे। एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स पढ़ेंगे। बट आप ये सोच रहे होंगे कि आपको हमने प्रॉमिस किया है प्रॉपर नोट्स देने के लिए, देन ओनली पॉइंट्स। डोंट वरी, बोर्ड पे सिर्फ हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, पॉइंट्स को क्लियरली हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, ओके। पर नीचे आपको नोट्स के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसमें सिर्फ पॉइंट्स नहीं होंगे, पॉइंट्स के अंदर का पूरा मैटर भी डिटेल फॉर्म में दिया जाएगा, ओके। सो नोट्स तो आपको पूरे प्रॉपर फॉर्म में ही मिलेंगे, पूरे डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में। बट यहाँ पर बोर्ड पे सिर्फ हम पॉइंट्स लिखकर उनको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। ह्यूमन माइंड में ओनर याद नहीं, ह्यूमन माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, मीन्स ओनर बिजनेस का सारे ट्रांजैक्शन जो भी साल भर में हो वो याद नहीं रख सकता। किससे कितना लेन देन हुआ है, किसका कितना पेमेंट बकाया है, किससे कंपनी को कितना लेना है, किसको कितना देना है। क्या ये सब साल भर के ट्रांजैक्शंस एक ओनर रिमेंबर कर सकता है? नहीं, ये ट्रांजैक्शंस ह्यूमन माइंड में रिमेंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि न्यूमरस बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं एक साल में। एक बिजनेस में कितना याद रखेंगे? चलो 4 याद रख लिए, 6 याद रख लिए, ओके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखें, ताकि अगर कोई पुराना ट्रांजैक्शन भी हमें देखना हो कि उस कस्टमर के साथ हमारा कितना पेमेंट था, या कुछ बात के लिए हमें पुराना ट्रांजैक्शन देखना हो, तो हम उसको देख सकें रिकॉर्ड्स में, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से हमको भी बहुत फ़ायदा होगा इससे। सिस्टमैटिक हमारे पास लेखा जोखा होगा तो हम देख पाएंगे कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर तरीके से लेखा जोखा होना चाहिए हमारे पास। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे होते जाएं, हम उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते जाएं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज होती हैं एट फर्स्ट, देन उसको हम कन्वर्ट करते हैं लेजर में, एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। और अगर आपको फ्यूचर में किसी का क्लाइंट का रिफ़र भी करना हो आपको ट्रांजैक्शन, तो आप उससे रिफ़र कर सकते हैं रिकॉर्ड्स से, ओके। सेकेंड, प्रोवाइड डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। हम अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है, इसलिए भी करते हैं दैट हमको इससे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। कंपनी की फाइनेंस मीन्स पैसे से रिलेटेड। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट में है, कर्जे में है, ये कैसे पता चलता है हमें? हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एट लास्ट बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमें पता चलता है एसेट्स कितनी हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, ओनर को कंपनी से फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, हमारे पास कैश कितना आया, कितना कैश गया, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। तो इससे हमारे रिकॉर्ड्स से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चलता है। सो दिस इज ऑल्सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर पाते हैं थ्रू रिकॉर्ड्स दैट वी मेंटेन। कैसे? हमें पता चलता है कि हमारे कंपनी में कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, हमारे लिक्विडिटी रेशियोज़ क्या हैं। वेरियस रेशियोज़ होते हैं जिनके थ्रू कंपनी की स्टेबिलिटी पता चलती है। हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, मीन्स आगे आने वाले वीडियोज़ में, ओके। तो हमारी फाइनेंस की क्या पोजीशन है वो हमें पता चलता है रिकॉर्ड्स से। तो फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का।
देन फोर्थ वन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि वेरियस internal and external parties, internal such as employees, then employees and owners, then external such as shareholders, so बहुत सारे लोग आपकी कंपनी के अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको जानना होता है आपकी कंपनी की पोजीशन के बारे में, ताकि इन्वेस्टर्स इसलिए जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स, ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या उन्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। ओनर जानना चाहता है क्योंकि ओनर को वो बिजनेस रन करना है। तो इसी तरह बहुत सारे पार्टीज आपकी जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट वगैरह है उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद दैट कंपनी इज वेदर गोइंग इनटू प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो इसलिए इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी आपको अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है उन तक सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है दैट आप उसको ऑडिटर से ऑडिट करवाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएं। ओके, ऑडिट मीन्स वो एक बार गो थ्रू करता है आपके अकाउंट्स को कि कहीं कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ऑडिट करवाएं उसको, एंड देन आप वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करें जो भी इन्वेस्टर्स हैं आपके, इंटरनल जो भी यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। मेनली इन्वेस्टर्स को बहुत ज़रूरत होती है इन अकाउंट्स की, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं भरोसा करके आपकी कंपनी पर, तो उनको देखना होता है कि वो प्रॉफिट ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे उनको पैसा वापस मिलेगा या नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी। हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करके रखना। अकाउंटेबिलिटी मतलब ट्रस्ट मेंटेन करके रखना। किस में आपको ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है? अपने शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स में, जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंटरेस्टेड हैं। कैसे? आप उनको जब एवरी ईयर अपने फाइनेंशियल जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, आप उनको दिखाते हो बैलेंस शीट, तो उससे उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ, ये कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, इसको कंपनी को लॉस तो हो नहीं रहा है। तो आप उनको ये भरोसा दिलाते हो अपने रिकॉर्ड्स से दैट आप हमारी कंपनी में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा आपको वापस मिलने की गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ट्रस्ट मेंटेन करके रखते हो जो भी आपके स्टेटमेंट्स के, जो भी बैलेंस शीट के यूजर्स हैं उनमें। ओके, सो टू मेंटेन अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रस्ट मेंटेन करके रखना। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर कंट्रोल। कंट्रोल रखना। आप जब रिकॉर्ड्स बना के रखते हो तो आप देखते हो कि रिकॉर्ड्स में कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुआ, कोई एम्प्लॉय ने कैश में कोई फ्रॉड तो नहीं किया, आपका कितना कैश इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, कितना पैसा आ रहा है बिजनेस में, कितना जा रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही कंपनी में, कहीं ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रही, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये सब आप कंट्रोल रखते हो। कैसे रखोगे कंट्रोल? जब आपके पास रिकॉर्ड्स होगा, लेखा जोखा होगा, आप उसमें देखकर ही तो कंट्रोल रख सकते हो कि अपनी अगर कॉस्ट हाई जा रही होगी तो फिर आप उसको कंट्रोल में लाओगे, ठीक है। तो रिटर्न अकाउंटिंग होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होना ज़रूरी है ताकि हम अपनी कंपनी में हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल कर सकें। ओके, बेटर डिसीजन मेकिंग, सेवेंथ ऑब्जेक्टिव। जो रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं उसके थ्रू फ्यूचर में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनके थ्रू फ्यूचर में ओनर प्रॉपर पॉलिसीज़ बना पाता है बिजनेस के लिए, आगे बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना है उसके लिए डिसीजंस ले पाता है, और बहुत सारे डिसीजंस ले पाता है बिजनेस के लिए उन रिकॉर्ड्स के थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी लॉस में अगर जा रही होगी तो वो सोचेगा कैसे और कंपनी को मुझे इम्प्रूवमेंट में लाना चाहिए। अगर लॉस में गई होगी कंपनी तो वो इम्प्रूव करने की सोचेगा, नई नई स्ट्रैटेजीज बनाएगा, और अगर प्रॉफिट में जा रही होगी तो भी थोड़ी बहुत वो नई स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि किस तरह से और हमारे कस्टमर्स को हम बेटर सर्व कर पाएँ, एंड किस तरह से हम अपनी कंपनी की स्टेबिलिटी और प्रॉफिट मेंटेन कर पाएँ। तो इस तरह से बेटर डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग हमें, रिकॉर्ड्स हमें हेल्प करते हैं। ओके, एट्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स।
मिस अप्रोप्रिएशन मतलब मिसयूज़। कहीं फंड्स का कंपनी में मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, जो भी कैश आ रहा है कहीं उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो ओनर को ये जानना ज़रूरी होता है कि कहीं कंपनी में कैश का मिसयूज़, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई एम्प्लॉय जिस पर कंपनी ने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया हो कहीं वही तो फ्रॉड नहीं कर रहा है, या कंपनी में कहीं किसी और एम्प्लॉय के द्वारा तो फ्रॉड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप अकाउंट्स रिफ़र करोगे, आप हर एंट्री चेक करोगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बिज़नेस में पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। तो फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। 9th हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी ऑडिट। जैसे कि अभी आपको बताया था, ऑडिटिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। ऑडिटिंग से हमें पता चलता है कि हमारे जो एंट्रीज़ की हैं, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बनाया है, वो सब प्रॉपरली हमने कोई ट्रांजैक्शन मिस तो नहीं किया, या कोई एंट्री गलत तो नहीं कर दी, या कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ। तो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाते हो तो आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चलता है, अगर आपने कोई की होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम। ठीक है। 10th एंड आखिरी ऑब्जेक्टिव है फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। कैसे? शेयर होल्डर्स को, जैसे कि अभी आपको बताया, उनको ज़रूरत होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तभी वो आपके जो भी कंपनी या बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। विदाउट आप अगर उनको नहीं दिखाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उनको कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी से हमें पैसा मिलने के चांसेस हैं भी कि नहीं। अगर उन्होंने आंख बंद करके किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पर वो कंपनी लॉस में है, तो उनके तो सारे पैसे डूब जाएंगे ना। तो इसलिए उनको हर साल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने होते हैं। वो देखकर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है। और दूसरी चीज़, इस लीगल रिक्वायरमेंट कहाँ फुलफिल करना है आपको रिकॉर्ड्स बना के? टैक्स में। टैक्स अथॉरिटीज़ को आपके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो चाहिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि जो भी जितना भी एक बिज़नेस की कमाई है उस पर टैक्स लगता है। तो कितना बिज़नेस कमा रही है, कितने प्रॉफिट में जा रही है अगर, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ठीक है। तो पूरी ओवरऑल कंपनी की इनकम पे या बिज़नेस की इनकम पे टैक्स लगता है, जो भी कमाई होती है। ठीक है। तो इसके लिए भी वो रिकॉर्ड्स आपको टैक्स अथॉरिटीज़ को शो करना ज़रूरी होते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू विल फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। सो ये थे हमारे 10 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सी हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। These are the 9 characteristics of accounting which you have to remember. Okay? सबसे पहले एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले रेलेवेंस। रेलेवेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है उपयोगी। कोई चीज़ जो हमारे काम की हो, उपयोगी हो। काम की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उपयोगी नहीं होगी, तो आप उस इंफॉर्मेशन को क्यों लोगे? सपोज आपने किसी स्ट्रेंजर से पूछा, आपको लाल किले के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है, आपने उससे और इन्फॉर्मेशन पूछी, तो उसने बोला कि नहीं मुझे इतनी जानकारी नहीं है लाल किले की, मैं आपको ताजमहल की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो जब आपको पता है ताजमहल के बारे में, आप विजिट कर चुके हो, आप लाल किला देखने गए हो, तो आप उस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे? ताजमहल की इन्फॉर्मेशन लेकर करोगे क्या? आप बोलोगे नहीं हमें नहीं चाहिए, नो थैंक्स, बिकॉज हमको तो लाल किले की इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो आप कोई गाइड करोगे, उससे पूछोगे या किसी और से पूछोगे। ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन आपके काम की ही नहीं है वो इररेलेवेंट होती है। तो इंफॉर्मेशन ऐसी होना चाहिए जो आपके काम की हो। जैसे कि वो लाल किले की इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती तो वो आपके काम की होती। उसी तरह बिजनेस से अगर आप इस रेलेवेंट वर्ड को कनेक्ट करते हो तो सोचो बिजनेस में रेलेवेंस कैसे? जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज शो होते हैं वो क्या होते हैं? ओनर के काम की इंफॉर्मेशन होती है। प्रॉफिट और लॉस शो होता है, वो क्या होता है? ओनर के काम की इंफॉर्मेशन होती है। एसेट्स और लायबिलिटीज को देख के कल वो पॉलिसीज बनाएगा फर्दर। प्रॉफिट एंड लॉस को देख के दैट कंपनी को और ग्रो करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए।
एंड किन किन एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, क्या नई मशीनरी लानी है, क्या नए प्लांट में इन्वेस्ट करना है, करंट एसेट्स कैश वगैरह कितना है, हमें कैश में और कितना कैश लगाना है बिजनेस में, और इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से इशू करनी है आगे आने वाले ईयर्स में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो बैलेंस शीट से मिली ओनर को, वो सब उसके काम आई ना, उसने आगे फर्दर डिसीजंस लिए कंपनी के लिए, तो काम की इन्फॉर्मेशन थी वो। तो अकाउंटिंग ने क्या किया, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेलेवेंस, यानी कि वो काम की इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सो अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग से आपको काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, आई होप आपको अच्छे से रेलेवेंट वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। सेकेंड इज रिलायबिलिटी। रिलायबल मतलब ट्रस्टफुल, इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिसपे सामने वाला ट्रस्ट कर सके। सपोज आपने बैंक से लोन लिया, आपने बैंक को गलत फाइनेंशियल पोजीशन दिखा के लोन ले लिया, क्योंकि आपको पता है कि आपका अगर कर्जा ज़्यादा दिखाओगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। तो आपने क्या किया, आपने उसमें थोड़ा सा हेर फेर किया बैलेंस शीट में, आपने ऑडिटिंग भी नहीं करवाई और आपने थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया होगा, या फिर कुछ भी आपने उसमें एसेट्स ज़्यादा दिखा दिए, लाइबिलिटीज़ कम दिखा दी। अब आपने बैंक से लोन तो ले लिया, लेकिन कल को आपकी फाइनेंशियल, आपकी जो पोजीशन है बिजनेस की वो डाउन होगी। कैसे, आप लोन चुका नहीं पाओगे, आपकी कंपनी तो लॉस में जा रही है लेकिन आपने दिखाया प्रॉफिट, तो बैंक के सामने भी आपकी बिजनेस की रेपुटेशन डाउन होगी। गलत दिखाकर आप लोन तो ले लोगे बट बाद में आपको उससे नुकसान ही होगा। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन ऐसी हो, फिर बैंक आपको 10 बार सोचेगा लोन देने में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपके पास ऐसी हो जो कि ट्रस्ट वर्दी हो। आप अपनी गलत बैलेंस शीट मत दिखाओ, क्योंकि वो एक्सटर्नल यूजर्स आपकी बैलेंस शीट पर भरोसा करते हैं, इसलिए आप उनको सही बैलेंस शीट दिखाइए। रिलायबल, ट्रस्ट, रिलायबल मीनिंग ट्रस्ट, ऐसी बैलेंस शीट जिसपे वो ट्रस्ट कर सके, ट्रस्टेबल। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रिलायबल। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी। थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो कि सामने वाले द्वारा अंडरस्टूड हो। आप अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे, सपोज कि आपने मशीनरी लिख दी लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तो लिखा ही नहीं, आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके डायरेक्ट मशीनरी का अमाउंट दिखा दिया बैलेंस शीट में, तो वो तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हुई ना। ओनर सोचेगा कि मशीनरी की ओल्ड वैल्यू तो ये है, बट मशीनरी का इतनी कम वैल्यू शो हो रही, मीन्स डेप्रिसिएशन लगा होगा लेकिन आपने दिखाया नहीं। अब ओनर को ये देखना था कि कितना डेप्रिसिएशन लगाया है मशीनरी पे। ठीक है, तो वो क्या हुई, वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हुई। आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए ओनर को कि वो समझ सके कि हाँ मशीनरी इतने की थी, उस पर इतना डेप्रिसिएशन लगा तो इतना कम होके इतना हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर एसेट्स का आपने जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स उसमें दिखा दिए अमाउंट 5 लाख, करंट एसेट्स में 2 लाख, तो अब उसमें पता कैसे चलेगा कि कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, आपको स्पेसिफिकली दिखाना पड़ेगा। करंट एसेट्स में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड ऑल दैट, एंड देन आपको लॉन्ग टर्म में दिखाना पड़ेगा मशीनरी एंड जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, फर्नीचर। ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। मशीनरी आप लंबे समय तक, फर्नीचर लंबे समय तक चलेगा, कैश आता जाता रहता है, इसलिए उसको करंट में लिया है। करंट मीन्स जो लॉन्ग टाइम तक ना चले। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ओनर को पता तो चले कौन से एसेट्स हैं। आपने मशीनरी की भी आधी इंफॉर्मेशन दिखाई, एसेट्स की भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि अकाउंटिंग में हर इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आए ऐसी होना चाहिए और फुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंपेरेबिलिटी। सी हियर, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब वर्ड से समझो। कंपेयर मतलब
किसी से आप कंपेयर करते हो खुद को, ठीक है। कंपेरेबिलिटी मतलब सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे पढ़ाई में खुद को कंपेयर कर रहे हो, अरे ये तो इतना अच्छा पढ़ता है, अब इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे कम आते हैं, मुझे इससे भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे। कहीं ना कहीं आपको उससे जेलसी होगी, नापते हो आप उससे खुद को, कंपेयर करते हो, ठीक है। तो ऐसा ही आप अकाउंटिंग में उसको रिलेट करो। कंपेरेबिलिटी मतलब और आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका फ्रेंड अच्छा पढ़ता है, आप भी अच्छे पढ़ते हो, दोनों ही टॉपर हो, तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि हाँ मेरे फ्रेंड भी टॉपर है, मैं भी टॉपर हूँ, मेरे फ्रेंड को भी घूमने का शौक है, मुझे भी है। तो कंपेयर ऐसा नहीं है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक से भी एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हो। अब अगर बिजनेस में देखें तो सपोज बिजनेस में कंपेयर करना मतलब दो कंपनी जो एक ही मेथड से कंपनी रन कर रही हैं। सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, तो वो स्टैंडर्ड्स अगर सेम है दोनों कंपनी के, तो आप दो कंपनी की बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हो। कैसे? सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है दैट आपको जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक बच जाता है आपका, उसका वैल्यूएशन बहुत कम प्राइस पे करना है, फीफो मेथड से करना है जनरली, एंड जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, जो भी इन्वेंट्री आई नहीं है, जो स्टॉक अभी आने वाला है, उसको नहीं लेना है वैल्यूएशन में। तो आप अगर ये दोनों कंपनी सेम मेथड से अपना जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करती हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन कर रही हैं, तो आप उनकी बैलेंस शीट को मैच कर सकते हो उस बेसिस पे, ठीक है। तो दो कंपनीज, दो बिजनेस के बीच में कंपेयर करना, मैंने आपको कैसे बताया, दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ भी दो अलग अलग बिजनेस हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो कि सामने वाले द्वारा अंडरस्टूड हो। आप अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे, सपोज कि आपने मशीनरी लिख दी लेकिन उसका डेप्रिसिएशन तो लिखा ही नहीं, आपने डेप्रिसिएशन माइनस करके डायरेक्ट मशीनरी का अमाउंट दिखा दिया बैलेंस शीट में, तो वो तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हुई ना। ओनर सोचेगा कि मशीनरी की ओल्ड वैल्यू तो ये है, बट मशीनरी का इतनी कम वैल्यू शो हो रही, मीन्स डेप्रिसिएशन लगा होगा, लेकिन आपने दिखाया नहीं। अब ओनर को ये देखना था कि कितना डेप्रिसिएशन लगाया है मशीनरी पे, ठीक है। तो वो क्या हुई, वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हुई। आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखानी चाहिए ओनर को कि वो समझ सके कि हाँ मशीनरी इतने की थी, उस पर इतना डेप्रिसिएशन लगा, तो इतना कम होके इतना हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर एसेट्स का आपने जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स उसमें दिखा दिए अमाउंट 5 लाख, करंट एसेट्स में 2 लाख, तो अब उसमें पता कैसे चलेगा कि कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन से लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, आपको स्पेसिफिकली दिखाना पड़ेगा। करंट एसेट्स में कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एंड ऑल दैट, एंड देन आपको लॉन्ग टर्म में दिखाना पड़ेगा मशीनरी एंड जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, फर्नीचर, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। मशीनरी आप लंबे समय तक, फर्नीचर लंबे समय तक चलेगा, कैश आता जाता रहता है, इसलिए उसको करंट में लिया है। करंट मीन्स जो लॉन्ग टाइम तक ना चले, ठीक है। तो अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ओनर को पता तो चले कौन से एसेट्स हैं। आपने मशीनरी की भी आधी इंफॉर्मेशन दिखाई, एसेट्स की भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि अकाउंटिंग में हर इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आए ऐसी होना चाहिए और फुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी। सी हियर, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब वर्ड्स ही समझो। कंपेयर मतलब किसी से आप कंपेयर करते हो खुद को, ठीक है। कंपेरेबिलिटी मतलब सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे पढ़ाई में खुद को कंपेयर कर रहे हो, अरे ये तो इतना अच्छा पढ़ता है, अब इसके तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे कम आते हैं, मुझे इससे भी अच्छे मार्क्स लाने होंगे। कहीं ना कहीं आपको उससे जेलसी होगी, नापते हो आप उससे खुद को, कंपेयर करते हो, ठीक है। तो ऐसा ही आप अकाउंटिंग में उसको रिलेट करो।
कंपेरेबिलिटी मतलब और आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को भी कंपेयर कर सकते हो। अगर आपका फ्रेंड अच्छा पढ़ता है, आप भी अच्छे पढ़ते हो, दोनों ही टॉपर हो, तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि हाँ मेरे फ्रेंड भी टॉपर है, मैं भी टॉपर हूँ, मेरे फ्रेंड को भी घूमने का शौक है, मुझे भी है। तो कंपेयर ऐसा नहीं है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक से भी एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हो। अब अगर बिजनेस में देखें तो सपोज बिजनेस में कंपेयर करना मतलब दो कंपनी जो एक ही मेथड से कंपनी रन कर रही हैं। सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, तो वो स्टैंडर्ड्स अगर सेम है दोनों कंपनी के, तो आप दो कंपनी की बैलेंस शीट को कंपेयर कर सकते हो। कैसे? सपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है दैट आपको जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक बच जाता है आपका, उसका वैल्यूएशन बहुत कम प्राइस पे करना है, फीफो मेथड से करना है जनरली, एंड जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, जो भी इन्वेंट्री आई नहीं है, जो स्टॉक अभी आने वाला है, उसको नहीं लेना है वैल्यूएशन में। तो आप अगर ये दोनों कंपनी सेम मेथड से अपना जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करती हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन कर रही हैं, तो आप उनकी बैलेंस शीट को मैच कर सकते हो उस बेसिस पे। ठीक है? तो दो कंपनीज, दो बिजनेस के बीच में कंपेयर करना, मैंने आपको कैसे बताया, दो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ भी दो अलग अलग बिजनेस हैं उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है? तो इस तरह से हमें अकाउंटिंग कंपेयर करने में हेल्प करता है टू बिजनेसेस की बैलेंस शीट्स को। ओके? फिफ्थ देखिए, कंसिस्टेंसी मतलब आप कह सकते हो एक डिसीजन पर कायम रहना, ठहराव होना। अब इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। सपोज आपको डांस क्लास ज्वाइन करनी है, आपका मूड हुआ, आपके वेकेशंस चल रहे हैं, आपने सोचा कि मैं डांस क्लास ज्वाइन करूं। ठीक है? तो आपने डांस क्लास तो 4 दिन के लिए ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर आप बोर हो गए, फिर आपने सोचा पियानो ज्वाइन करूं, आपको वहाँ भी इंटरेस्ट नहीं आया, 5-6 दिन बाद या एक आधे महीने बाद आपने वो भी क्लास छोड़ दी, फिर आप समर कैंप चले गए। तो आपकी ज़िंदगी में आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है, एक कंसिस्टेंसी, एक ठहराव ही नहीं है। ठीक है? समझ पा रहे हो? एक कंसिस्टेंसी नहीं है। यूँ नहीं कि आपने म्यूज़िक एंड डांस ज्वाइन करा तो उसको पहले पूरा कंटिन्यू करते क्लास को, फिर दूसरी ज्वाइन करते, पर नहीं, आपने बार बार अपना डिसीजन चेंज किया। तो ऐसा नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, दैट आप लंबे समय तक अपने किसी एक डिसीजन पे कायम रहो। ठीक है? उसी तरह इस बात को आप अकाउंट्स में कनेक्ट करो। कंसिस्टेंसी अकाउंट्स में भी सेम कहता है कंसेप्ट, दैट अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की, दैट आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो उसको कम से कम एक लंबे समय तक फॉलो करो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन की आपने मेथड फॉलो करी, उसको हर साल आप, हर 2 साल में आपका मूड हुआ चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने डेप्रिसिएशन की मेथड फॉलो करी, उसको आप चेंज करते जा रहे हो फ्रीक्वेंटली। अब डेप्रिसिएशन से आपको समझ नहीं आ रहा होगा दैट डेप्रिसिएशन होता क्या है। जो भी हमारे फिक्स एसेट्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहते हैं। मशीनरी, फर्नीचर जो लंबे समय तक चलते हैं, एक बार मशीनरी खरीद ली तो आप हर साल तो खरीदोगे नहीं, हर साल फर्नीचर नहीं खरीदोगे। बिजनेस के लिए आपको वो लंबे समय तक चलाना ही पड़ेगा। मशीनरी से बहुत टाइम तक आप गुड्स, आपका प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है? तो इस तरह आप लंबे समय तक चलते हैं वो एसेट्स। तो जब लंबे समय तक चलते हैं तो उन पर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, उनकी वैल्यू घटेगी ना वक्त के साथ साथ। आपने अपने घर पे कोई फ्रिज नया खरीदा, तो आप उसको अगर 5 साल बाद बेचोगे तो उसकी ओरिजिनल प्राइस पे बेच दोगे क्या? नहीं, आपने यूज़ किया तो उसकी वैल्यू कम हो गई ना। अब सेकेंड हैंड कोई ओरिजिनल प्राइस पे लेगा क्या? तो इसी तरह हर साल मशीनरी की भी या फर्नीचर की भी या जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कुछ परसेंटेज से बैलेंस शीट में कम करके दिखानी पड़ती है। ठीक है? आई बात समझ में? तो इस तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप सपोज 2 मेथड्स होती डेप्रिसिएशन की, अगर आप स्ट्रेट डाउन मेथड यूज़ कर रहे हो कि हर साल उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है इस मेथड में, तो आप उसको एक लंबे समय तक यूज़ करो। यूँ नहीं कि उसको 2 साल यूज़ किया फिर चेंज कर ली, फिर 1 साल बाद मेथड चेंज कर ली।
सेकेंड मेथड होती है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें आपने 1 साल डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद जो वैल्यू कम होकर आई, 5 लाख में से आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाया 50,000, तो जो 4,50,000 वैल्यू कम होकर आई, उस वैल्यू पे आप नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हो, उसकी ओरिजिनल वाली पे नहीं लगाओगे। तो रिटर्न डाउन वैल्यू आपने फिर मेथड चेंज कर दी, ऐसा नहीं। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप उसको लंबे समय तक, कम से कम 5 से 10 साल फॉलो करो, और जो फिर बाद में आप मेथड चेंज करोगे, ठीक है। तो एक ठहराव बना के रखो अपने डिसीजन में, एक डिसीजन लो कि हमें यही मेथड कुछ 10-1 सालों तक तो कम से कम कायम रखनी है हमारे अकाउंटिंग में, ठीक है। तो एक ठहराव होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ओके। सिक्स्थ देखिए, मटेरियलिटी। मटेरियल मैंने आपको बताया था दैट मटेरियल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। हर इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो कि ओनर के यूज़ की हो एंड जो कि पैसे से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ और वो पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो वो किस काम। तो पैसों से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए, मटेरियल इंफॉर्मेशन। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो कि छुपी हुई हो, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा ना हो जो आपने रिकॉर्ड ना किया हो, ठीक है। चलिए 7 देखते हैं, टाइमलीनेस। टाइमलीनेस वर्ड को देखो, उसमें टाइम आ रहा है, मतलब टाइम का ध्यान रखते हुए डिस्क्लोज करना चाहिए इंफॉर्मेशन। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर टाइम पे नहीं मिलेगी यूजर्स को तो फिर क्या फ़ायदा। आप इस साल की बैलेंस शीट शेयर होल्डर्स को अगले साल दिखा रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा। अगले साल तो शेयर होल्डर्स अगले साल की बैलेंस शीट देखना पसंद करेंगे ना। आप अगले साल की एंडिंग में पुराने साल की बैलेंस शीट दिखा रहे हो, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए कहा है कि टाइमलीनेस होना चाहिए, टाइम पर आप इंफॉर्मेशन यूजर्स को दिखाओ, ठीक है। टाइम निकल जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट, वेरीफाइबिलिटी। इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो वेरीफाई हो सके, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना अकाउंटिंग में, उसका वाउचर होता है, वो कहीं ना कहीं से वेरीफाई होती है। सपोज किसी ने आपकी बिजनेस से, सपोज किराना का बिजनेस है, आपके शॉप से गुड्स खरीदे, ठीक है, तो आपके पास उसका एक रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इतने गुड्स सेल किए, ठीक है। सपोज साड़ी शॉप पे गए, अब वहाँ पर साड़ी खरीदी मम्मी ने, तो क्या हुआ, वहाँ पर दुकानदार ने एक बिल दिया, उसने बिल दिया जिसकी एक कॉपी उसके पास होगी और एक कॉपी आपके पास होगी, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ आप उसको उस बिल से मैच कर सकते हो कि हाँ हमारे यहाँ से ये ट्रांजैक्शन हुआ था, इतने की साड़ी सेल हुई थी। तो अकाउंटिंग में जब वो अकाउंटिंग होगी तो आप बिल से मैच कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन को उसके बिल से। तो इसीलिए वेरीफाइबिलिटी कंसेप्ट है, वेरीफाइबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो अकाउंटिंग बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है ये, कि जो भी हर ट्रांजैक्शन होता है वो वेरीफाइबल होता है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। हर ट्रांजैक्शन जो भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है उसकी खासियत होती है कि आप उसको वाउचर से वेरीफाई कर सकते हो। अगर ओनर ने कोई मशीनरी भी खरीदी है तो उसका भी उसके पास बिल होगा, तो अगर उसको वेरीफाई करना होगा तो वो उस बिल से वेरीफाई कर सकता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, 9th, कंप्लीट एंड एरर फ्री। आपका जो अकाउंटिंग है, जैसे कि आपको बताया, कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, आप सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, कोई भी हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एंड एरर फ्री। आपके अकाउंटिंग में ज़्यादा एरर्स नहीं होने चाहिए, और अगर आपको एरर्स का डाउट है तो आप ऑडिटिंग करवाते हैं। तो आप ऑडिटिंग मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करते हैं दैट आपके जो भी अकाउंट्स है उसमें कोई एरर तो नहीं है।
ओके, तो आपके अकाउंट्स एरर फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर एरर होगा उसमें तो ओनर खुद भी पता नहीं कर पाएगा दैट कंपनी को एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ है, या कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है। सो कंप्लीट होना चाहिए एंड एरर फ्री होना चाहिए। ओके, सो दीज वर द 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए अब आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर के डिटेल्ड नोट्स, पूरे कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।